हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस गाइज। आज हम डिस्कस करेंगे डेली रोज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी जी इन द ईयर। कौन से ईयर में गांधी जी ने हरिजन संघ समाज की नींव रखी थी? ऑप्शन है 1935, 1932, 1920, 1927। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पहले इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन हम इसको डिस्कस करेंगे। गांधी जी ने हरिजन संघ समाज की नींव क्यों रखी थी और कब रखी थी? पहले तो हमें यहाँ पर बताना है कब रखी थी, ठीक है जी। तो चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है 1932। अब यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, बी आर अम्बेडकर जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान डिमांड कर रहे थे कि जो हिंदू डिप्रेस्ड क्लास है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, ठीक है जी। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? 1909 में फर्स्टली इसको इंट्रोड्यूस करा गया था और ये सबसे पहले दिया गया था मुस्लिम्स को, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। मान लो कि एक जगह इलेक्शन है, हम मान लेते हैं कि चंडीगढ़ में इलेक्शन है, ठीक है। अब चंडीगढ़ में 2 पर्सन यहाँ पर इस इलेक्शन के लिए खड़े हैं, ठीक है। एक है मुस्लिम और एक है हिंदू। जो मुस्लिम्स वोट हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर्सन को मिलेंगी, ठीक है। ये है सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब ये वोट हिंदू को नहीं मिल सकती। आजकल जैसे हम देखते हैं ना, रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में कोई भी किसी को भी वोट दे सकता है, लेकिन रिजर्व कर दी जाती है सीट्स। लेकिन यहाँ कंसेप्ट अलग था। यहाँ उसी कास्ट का या फिर उसी रिलीजन का पर्सन सिर्फ उसी को ही वोट दे सकते हैं जो सेम रिलीजन को, ऐसे समझ लो सेम रिलीजन के पर्सन को ही यहाँ पर वोट दी जा सकती है, ठीक है। और यही डिमांड कर रहे थे बी आर अम्बेडकर जी, जो हिंदू डिप्रेस्ड क्लास थे, ठीक है जी। अब यहाँ पर हुआ क्या, 1932 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी जी मान जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और गांधी जी जैसे ही इस मीटिंग में जाते हैं तो उस समय जो ब्रिटिश के पीएम होते हैं, जिनका नाम है रामसे मैकडोनाल्ड, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे, ये भी याद रखना। जो आपका ईपीएफओ का पेपर है उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए रामसे मैकडोनाल्ड कौन सी पार्टी से थे, तो आपने याद रखना है कंजर्वेटिव पार्टी से थे, ठीक है। इन्होंने अनाउंस किया कॉमनल अवार्ड, और कॉमनल अवार्ड कब अनाउंस करा था? ये डेट भी आपको पता होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, बट आप ध्यान रखना। कॉमनल अवार्ड इंट्रोड्यूस करा था 4 अगस्त 1932, ठीक है जी। अब इस अवार्ड को आप ऐसे समझ लो कि ये हिंदू डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए ही बेसिकली ये अवार्ड था, ऐसे समझ लो आप सिंपल टर्म में। और ये बात सुनते ही गांधी जी यहाँ पर नाराज हो गए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़कर आ गए, ठीक है जी। अब गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में एक डेडलॉक हो गया। बी आर अम्बेडकर जी डिमांड कर रहे हैं जो हिंदू डिप्रेस्ड क्लास है उनको क्या मिलना चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरेट। अब गांधी जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहले ही हम जातियों में डिवाइड हो चुके हैं, अब हम हिंदू में डिवीज़न नहीं चाहते, ठीक है। अपर क्लास और डिप्रेस्ड क्लास में डिवीज़न नहीं चाहते। तो इसके चलते हुए गांधी जी ने यहाँ पर फास्ट रख लिया अनटू डेथ, ठीक है जी। और गांधी जी इसको हर हालत में रिवोक करना चाहते थे। और फिर ये जो डेडलॉक था बी एन अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में, ये फाइनली ख़त्म हुआ। और ख़त्म कब हुआ? तो ये डेट भी आपने याद रखनी है, 24 सितंबर 1932, ठीक है, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। बहुत ही फेमस पैक्ट है ये पूना पैक्ट। बी आर अम्बेडकर जी यहाँ पर मान गए थे, लेकिन बी आर अम्बेडकर जी की कुछ शर्तें थी कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं करते, लेकिन आपको रिजर्वेशन देना होगा। गांधी जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, रिजर्वेशन मिल जाएगा। एंड साथ साथ यहाँ पर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वहाँ पर 71 सीट्स पहले रिजर्व थी, तो गांधी जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 147 सीट्स हम रिजर्व कर देंगे, ठीक है। और साथ साथ गांधी जी ने यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी को कहा कि जो एक बीच में आप ऐसे समझ रहे हैं कि अपर क्लास और जो डिप्रेस्ड क्लास है उसके विचारधारा कहीं ना कहीं उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, उस डिफरेंसेस को हम दूर करेंगे। और गांधी जी ने 1932 में ही हरिजन संघ समाज की नींव रखी, ठीक है जी। मतलब एक तरह से अपलिफ्ट का काम किया। तो सिंपल था, डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पूना पैक्ट से क्वेश्चन आ जाता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन आ जाता है। तो होपफुली ये क्वेश्चन में जितने भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो एक बार इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आर करेक्टली मैच विद द वायसराय अंडर वुज रेन दे हैपेंड, ठीक है जी। अब देखिए, चोरा चोरी इंसिडेंट किसके समय में हुआ था? चैलेंजफोर्ड के समय में, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस लॉर्ड इरविन, डायरेक्ट एक्शन डे लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको बताना है यहाँ पर ये जो इवेंट है क्या ये इन्हीं वायसरॉय के समय में हुए थे?
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको ये बताया भी था कि ये जो जितने भी वॉइसरॉय हैं, हम ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉइसरॉय आपको टिप्स पे आने चाहिए। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको पता ही होने चाहिए। चलिए, इसका सही आंसर है कराची सेशन ऑफ कांग्रेस लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए, ये तो वैसे भी बहुत इजी है कराची सेशन, क्योंकि इस समय गांधी जी को ब्लैक फ्लैग दिखाए गए थे पंजाब प्रोविंस में। अब इसको समझिए कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, इरविन और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, 5 मार्च 1931। अब उससे पहले कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च करा था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट पर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कुछ भी ऐसा फीडबैक नहीं दिया था। तो यही कहा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कि अगर आप नेहरू रिपोर्ट पर कोई भी फीडबैक नहीं देंगे तो हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। तो इंडिया में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था। अब इस मूवमेंट के चलते हुए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, इसको तो हमने अटेंड ही नहीं करा था, हमने बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है जी। सेकेंड कॉन्फ्रेंस में जो गांधी जी पहुंचे थे वो गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही पहुंचे थे। अब यहाँ पर समझो, ये पूरा का पूरा गांधी इरविन पैक्ट आपको समझना जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हुआ क्या, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के चलते हुए बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और एक डांडी मार्च भी गांधी जी ने लॉन्च किया था, आपको याद होगा, 1930s में, ठीक है। अब गांधी जी ने यहाँ पर कुछ शर्तें रखी इरविन के सामने, और एक तरह से इसको डेडलॉक कहा जाता है कि गांधी जी अड़ गए थे कि इस शर्तों को तो आपको मानना ही होगा। वो शर्तें क्या थी? एक तो गांधी जी ने कहा, इशू लाइसेंस ऑफ आर्म्स टू सिटीजन फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। जो आर्म्स लॉ है उसमें चेंज होने चाहिए, मतलब हम हथियार रख सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। साथ साथ गांधी जी ने बोला जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ करो, ठीक है। एंड सेकंड, जो सीआईडी डिपार्टमेंट है उसको अबॉलिश करो, ठीक है जी। उस समय भी सीआईडी डिपार्टमेंट होता था, तो उसको अबॉलिश करने की बात करी गई थी गांधी जी के द्वारा। एंड गांधी जी ने बोला एक्सेप्ट द पोस्टल रिजर्वेशन बिल, ठीक है जी, पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो कस्टम ड्यूटी है वो फॉरेन जो क्लोथ्स आते हैं उन पर भी लगनी चाहिए, ठीक है। इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन क्लोथ, ठीक है जी। उसके बाद रिड्यूस मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो आप मिलिट्री पर फालतू का पैसा खर्चते हो वो बंद करो, ठीक है। उसके बाद एबॉलिशन ऑफ साल्ट टैक्स, ये तो डांडी मार्च मैंने आपको बताया ही है। गांधी जी चाहते थे कि हम साल्ट पर टैक्स नहीं देंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है। एक रुपीज़ और स्टेरिंग के बीच में गांधी जी ने बोला था कि जो डिफरेंस है एक्सचेंज रेट के ऊपर उसको कम करो, ठीक है जी। एंड साथ साथ जो लिक्वर चल रहा है या फिर इंटॉक्सिकेंट चल रहा है उसको बैन कर दो। तो ये कुछ शर्तें थी गांधी जी की, लेकिन इरविन ने यहाँ पर कुछ ही शर्तों को ही माना था। लाइकेस सभी के सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर इरविन ने कहा था जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी केस में अगर वो पकड़े गए हैं या फिर ऐसे समझ लो किसी मर्डर केस में पकड़े गए हैं, तो उनको हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पर छोड़ दिया गया था, ठीक है जी। उसके बाद जो साल्ट वाला एक चल रहा था कि अबॉलिशन ऑफ साल्ट टैक्स, यहाँ पर इरविन ने बोला कि आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर साल्ट टैक्स हम हटा देते हैं। अगर आप अपने लिए साल्ट की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए ये हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। एक इरविन ने यहाँ पर ये भी कहा कि आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग को अटेंड करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। और हाँ, गांधी जी का जो ये जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था इसको भी बंद करवाया गया था गांधी इरविन समझौते के समय में, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अब गांधी इरविन समझौते के समय में भगत सिंह जी, राजगुरु जी एंड सुखदेव जी को नहीं छोड़ा गया था, ठीक है, और इनको फांसी हो गई थी। अब जब फांसी हुई, फांसी के तुरंत बाद कराची सेशन था, तो गांधी जी पंजाब प्रोविंस को ही पार करते हुए कराची जाएंगे। ऑब्वियसली आपको पता ही कराची कहाँ पर, अगर हम इंडिया मैप में देखें तो पाकिस्तान आपको इस जगह देखने को मिलेगा। तो पंजाब पूरा का पूरा कवर करते हुए यहाँ पर जाना था। तो जैसे जैसे गांधी जी जा रहे थे तो हर जगह पे इनको ब्लैक फ्लैग दिखाए गए थे, क्योंकि इन्होंने भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु को नहीं बचाया, ठीक है, ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए थे, ठीक है। तो ये कराची सेशन कब हुआ था? 1931 में। और यहाँ पर जो हेड थे इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे पटेल जी। एंड यहाँ पर कुछ डिसीजंस भी लिए गए थे, वैसे मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, वही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। रेजोल्यूशन लिया गया था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर,
एंड साथ साथ नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को भी पास करा गया था। और जो गांधी इरविन समझौता था उसको, उसके ऊपर भी यहाँ पर एक तरह से उसको भी पास कर दिया गया था। बस इतना ही समझ लीजिए कराची सेशन में क्या हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चोरा चोरी इंसिडेंट, ये तो डेफिनेटली आपको पता होगा, रीडिंग के समय में हुआ था। अब इस समय हुआ क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था हमारे भारत में, 1920 में स्टार्ट हुआ। 1920 में स्टार्ट होने के बाद ये मूवमेंट में बहुत ज़्यादा गांधी जी को सपोर्ट मिला, लेकिन मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी जी कोई भी मूवमेंट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते थे, ठीक है। गांधी जी खुद भी चाहते थे कि इस मूवमेंट में कोई हिंसा ना हो जाए और इससे पहले ही मैं मूवमेंट को क्लोज कर दूं, फिर एक नई एनर्जी के साथ नया मूवमेंट लॉन्च करा जाए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ हुआ क्या कि कुछ इंडियंस ने एक पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी और वो पुलिस स्टेशन में सारे के सारे इंडियंस थे, और ये इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी 1922, ठीक है जी। और चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, ठीक है जी। डायरेक्ट एक्शन डे ये मुस्लिम लीग ने स्टार्ट किया था, और मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी, सेपरेट नेशन, हमें क्या चाहिए, पाक साफ पाकिस्तान, ठीक है जी। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेरठ कॉन्स्पिरेंसी केस, सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस, INA ट्रायल्स। गाइस मैंने बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करवाया, अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर EPFO हिस्ट्री के नाम से वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है। उसमें कवर मॉडर्न हिस्ट्री है, और ऐसा नहीं है कि EPFO में अलग से हिस्ट्री आती है और आपके पेपर में अलग से आएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो SSC CGL की या फिर कोई भी एग्ज़ाम की, स्टेट PCS की, तो आप वो हिस्ट्री के सेशंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये सभी के सभी जो केस हैं, कॉन्स्पिरेंसी केस, ये मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं। अब देखिए मेरठ कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ था 1929 में, 1929 से 2033 तक चला था। इसको आप ऐसे समझो क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपका A ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस, ये सॉन्डर्स को मारा था जब, ठीक है। उसके बाद INA ट्रायल, INA ट्रायल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये पहला मुकदमा था 1945 में, जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उन पर चलाया गया था, और इस मुकदमे में जो मेन पर्सन थे उनका नाम था शहनाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल, ठीक है जी। ये नाम आपने याद रखने हैं। और इन तीनों के अगेंस्ट में ये ट्रायल चल रहा था। अब इनके फेवर में आ जाते हैं भुल्ला भाई देसाई, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भुल्ला भाई देसाई, इनके एडवोकेट बनकर, ठीक है जी। और यहाँ पर सपोर्ट सिर्फ भुल्ला भाई देसाई से नहीं मिला था, इवन जिन्ना भी आ गए थे, और नेहरू जी ने भी 20-25 साल के बाद ब्लैक कोट पहना था, मतलब अपनी वकील की ड्रेस पहनी थी, वो भी सपोर्ट में आ गए थे। साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे पर्सन्स थे जो एडवोकेट थे। एक तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सापरू, ठीक है। और कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली, ये बहुत सारे पर्सन्स थे जो इनकी सपोर्ट में आ गए थे, ठीक है। अब इनकी सपोर्ट में इतने सारे पर्सन आ गए, और साथ साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज भी एकजुट हो गई थी यहाँ पर, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे वो यूनियनवादी पार्टी हो, अकाली दल हो, जस्टिस पार्टी हो, हिंदू महासभा हो, सिख लीग हो, या अहरार पार्टी हो, सभी की सभी पार्टी यहाँ एकजुट हो चुकी थी, ठीक है। और यहाँ पर जब सब पार्टी एकजुट हो गई हैं और इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, मतलब नॉर्मल जो लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को हार माननी पड़ी, झुकना पड़ा, ठीक है। अपनी नीति जो थी, मतलब एक तरह से जो कंडीशन थी उसमें इन्होंने अमेंडमेंट्स की, और यहाँ पर जो ये पर्सन्स थे इनको एक तरह से छोड़ दिया गया, और ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम सभी के सभी जो सैनिक हैं आज़ाद हिंद फौज के, उन पर केस नहीं करेंगे, उन पर ट्रायल्स नहीं चलाएंगे, और ये ट्रायल्स किन पे चलेंगे, जिन्होंने मर्डर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिसी को ही चेंज कर दिया था। मेरठ कॉन्स्पिरेंसी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेफ्टिस्ट जो ट्रेड यूनियन लीडर थी, ये कॉन्स्पिरेंसी केस मैंने काफ़ी अच्छे से कवर करवाया था। उसके बाद सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस था, जहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने असैसिनेशन करा था सॉन्डर्स का, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी को मार दिया गया था जब साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, ठीक है, 1928 में, तो उसी का बदला लिया गया था यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी अच्छे से हमने डिटेल में कवर किया है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिटरेरी वर्क एट्रीब्यूटेड टू हर्षवर्धना। देखिए हर्षवर्धना नॉर्थन इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं 600 AD के आसपास। गुप्ता अंपायर के बाद जो नॉर्थ
इंडिया था उसको संभालने वाले या उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो रूलर हैं वो हर्षवर्धन ही कंसिडर होते हैं। ठीक है जी। अब हर्षवर्धन मात्र 16 साल की उम्र में रूलर बने थे। पर चलिए ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि लिटरेसी जो वर्क था हर्षवर्धन का वो क्या था, मतलब इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी। प्रियदर्शिका, हर्षचरित्रा, नागानंदा एंड रत्नावली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको आता होगा। और हर्षवर्धन अंपायर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा अभी, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर सही से मार्क कीजिए। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है हर्षचरित्रा, सॉरी हर्षचरित्रा ना होकर सभी ये तीनों के तीनों इसके सही हो जाएंगे, क्योंकि हर्षवर्धन भी हर्षवर्धन हैड लिटरेसी टेस्ट। तो प्रियदर्शिका, नागानंदना, रत्नावली हर्षवर्धन ने ही लिखी थी। और रत्नावली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 1 नवंबर को रत्नावली का एक प्रोग्राम भी होता है। मतलब ऐसे समझ लो जो हरियाणा डे है 1 नवंबर, और उसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर प्रोग्राम होता है, उसको हम रत्नावली बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर जो हरियाणा का कल्चर है उसको दिखाया जाता है काफ़ी अच्छे से। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये इवेंट। कभी आप कुरुक्षेत्र आइएगा तो ज़रूर देखिएगा 1 नवंबर को। आगे पीछे होता है डेट, लेकिन होता है हरियाणा डे के पॉइंट ऑफ व्यू में ही है। ठीक है जी। और हर्षचरित्रा किसने लिखी थी? बाना भट्ट ने। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। बाना भट्ट की एक और बुक है, इसको भी आप याद रखना, कंदाम्बरी। ठीक है जी। और साथ साथ इन्होंने एक पर्वती परिणय भी लिखा था बाना भट्ट ने। ठीक है, अब यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद उनके एल्डेस्ट सन रूलर बनते हैं। ठीक है जी। थानेसर कुरुक्षेत्र को कहा जाता था। ठीक है, उस समय थानेसर और कुरुक्षेत्र, आज भी थानेसर कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को, एक ही बात है। तो प्रभाकर वर्धन के डेथ के बाद कौन रूलर बने थे? राज्यवर्धन। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं याद रखना, जस्ट आप इतना याद रखना कि राज्यवर्धन ने अपनी सिस्टर का बदला लिया और किसको मार दिया था? देवगुप्त को। ठीक है, अब हुआ क्या मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। देवगुप्त ने जो राज्यश्री है, राज्यश्री कौन है? ये राज्यवर्धन की बहन है। ठीक है, राज्यवर्धन, राजश्री एंड हर्षवर्धन, ये तीनों भाई बहन हैं। ठीक है जी। अब यहाँ हुआ क्या, राज्यश्री के जो हस्बैंड थे उनका नाम था यहाँ पर गृहवर्मा। इनको मार दिया गया था देवगुप्त के द्वारा। ठीक है, अब देवगुप्त कहाँ के रूलर थे? मालवा के रूलर थे। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, राज्यवर्धन ने बदला लिया, इन्होंने देवगुप्त को मार दिया। अब देवगुप्त के एक फ्रेंड थे जिन्होंने हेल्प करी थी गृहवर्मा को मारने में देवगुप्त की, उनका नाम था शशांक। और शशांक कहाँ के रूलर थे? ये गोड़ा के रूलर थे। ठीक है, एक जगह है गोड़ा, वहाँ के रूलर थे शशांक। तो शशांक ने धोखे से यहाँ पर राज्यवर्धन को मार दिया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर राज्यवर्धन ने बदला लिया, देवगुप्त को मारकर देवगुप्त का बदला लिया शशांक ने। ठीक है, अब यहाँ पर हर्षवर्धन के पास एम्पायर आ गया मात्र 16 साल की उम्र में। ठीक है, अब इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? एक तो राज्यश्री को सती होने से रोकना, सती प्रथा जो सती प्रैक्टिस चली आ रही है उससे रोकना, क्योंकि यहाँ पर जब प्रभाकर वर्धन की डेथ हुई है, तो ये क्वेश्चन वैसे हरियाणा में पूछा जाता है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद जो इनकी वाइफ थी यशोमती, ठीक है, वो भी एक तरह से सती प्रैक्टिस के थ्रू उनकी भी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये उस समय सती प्रैक्टिस को काफ़ी माना जाता था। तो हर्षवर्धन नहीं चाहते थे कि राज्यश्री भी सती प्रैक्टिस के थ्रू इस दुनिया से चले जाएं। तो हर्षवर्धन ने पहले तो राज्यश्री को रोका। ठीक है, उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जंगलों में चले गए थे, फिर हर्षवर्धन इनको ढूंढ कर लाया और बहुत समय के बाद, लगभग 13 साल के बाद 1619 के आसपास इन्होंने शशांक को मारकर ये पूरा का पूरा मैटर ही फिनिश कर दिया। और हर्षवर्धन के एम्पायर में बहुत ज़्यादा ये डायनेस्टी ने अच्छे से रूल करा, पूरा का पूरा नॉर्थ एरिया इनके कब्जे में था, कश्मीर तक ये पहुंच गए थे। लेकिन साउथ में इनको रोकने में कामयाब रहे थे चालुक्य डायनेस्टी के पुलाकेशिन सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि पुलाकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन का जो अंपायर है वो साउथ में एस्टेब्लिश नहीं होने दिया। ठीक है जी, और ये चालुक्य डायनेस्टी से थे, बहुत ही फेमस रूलर हैं चालुक्य डायनेस्टी से।
और हर्षवर्धन के समय में ही एक फॉरेन ट्रेवलर आए थे, हुआंग त्सांग। चलिए जी, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन अभी के लिए देखते हैं, बाकी एंशिएंट एंड मेडिवल जब डिस्कस करेंगे तब मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, बाण भट्ट आल्सो रोट कंदामरी संस्कृत प्ले, और एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर्वती प्रेने। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन इन द टाइम ऑफ अकबर। अकबर के समय में कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी? हुमायूंनामा, ठीक है जी, तारीख़ शेरशाही, अकबरनामा, मुंतखाब उत तावरीक। ये बुक्स क्या अकबर के समय में लिखी गई थी? आप इसका आंसर दीजिए, क्या इनमें से कौन सी बुक लिखी गई थी? 1 and 3rd, 2 2nd 3rd and 4th, 1 2nd and 3rd and 4th। तो इसका सही आंसर है डी, चारों ही बुक अकबर के समय में लिखी गई थी। ठीक है जी। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बानो बेगम ने। और तारीख़ शेरशाही ये बुक लिखी थी ताहिया बिन अहमद शिरहंदी ने। ताहिया बिन अहमद शिरहंदी, या फिर सरहंदी भी आप इनको कंसिडर कर सकते हो। एंड अकबरनामा तो बहुत ही फेमस है, ये इनके नवरत्नों में से एक थे अकबर के। इनका नाम है अबुल फैजल। और मुंताक उत तावरीक ये बुक लिखी थी मुल्ला अब्दुल खादिर बादोमी ने। ठीक है जी, ये नाम यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए होपफुली जो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।